हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। आज दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए संस्कृत के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और क्वेश्चन एग्जाम में आती है, किस तरह से आती है आपको दोस्तों, हिंदी में लिखने के लिए रहता है उत्तर। किसे संस्कृत का बुक से क्वेश्चन आती है, तो किस प्रकार क्वेश्चन आती है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि बूढ़े बाघ ने, जो बाघ है, बूढ़े बाघ ने पक्षी को कैसे मारा था, है ना दोस्तों। एक चैप्टर है जिसमें क्या था, बूढ़ा बाघ रहता है और उसमें एक राहगीर जाता है। बूढ़े बाघ ने हाथ में कंगा लिए रहता है और जो पथिक रहते हैं, राहगीर रहते हैं। पथिक का मतलब राहगीर होता है दोस्तों, ये पथिक मतलब राहगीर, जो रास्ता से आने वाले जानवर रहते हैं उसको राहगीर कहते हैं। तो बूढ़े बाघ ने पथिक को कंगन के लोभ में, बहुत सारे कंगन था, ऐसा बात बोला था कि कंगन जो है ना, ऐसा व्यक्ति हम देना चाहते हैं जो क्या हो, गरीब हो। क्या हो, गरीब हो। आप हम बहुत ज्यादा गरीब दिख रहे हैं, एक राहगीर को फंसाता अपने जाल में। कौन फंसा लेता है दोस्तों, बाघ फंसा लेता अपने जाल में। तो बूढ़े बाघ ने पथी को कैसे मारा था, तो बूढ़े बाघ ने पथी को कंगन के लोभ में, बूढ़े बाघ ने पथी को कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसा कर मार डाला था। बोला था कि जाइए आप उसे तालाब में स्नान करके आइए और स्नान करके अपने ये शुद्ध वतन से मेरे पास से कंगा लेकर चले जाइए। कौन बोला, बाघ बोला था। तो बूढ़े बाघ ने पथी को कैसे मारा था, तो बूढ़े बाघ ने पथी को कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसा कर मार डाला था। तो ऑब्जेक्टिव में कीचड़ बन सकता है दोस्तों कि बाघ ने किसों को मारा था, तो लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो मार देना कि पथी कैसे मारा था, तो कंगन के लोभ में। किसके लोभ में, कंगन के लोभ में। ऐसे ही पूछ सकता है कि कैसे मारा था, तो कीचड़ में फंसा कर मारा था। कीचड़ जहाँ पर पाकी उकी रहता है ना दोस्तों, हम लोग देहाती फसल बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि नदियों के समुद्र जो नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है। जो नदी है, बहुत सारी नदी है, गंगा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, ये सभी नदियां, तो नदियां जो है समुद्र में कैसे मिल जाती है, क्या हो, और वहां से मिलती तो क्या उसका नाम खत्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कैसी है, नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नदियां क्या क्या जो अपना त्याग कर मिल जाती है, तो अपने नाम और रूप को, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में सभी नदियां को समुद्र बोलते हैं दोस्तों। जितने भी नदियां हैं सभी जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र के नाम से लेते हैं। उसको नहीं बोलते कि ये गंगा समुद्र जा रहा है, नहीं, उस समुद्र को नाम लेते हैं दोस्तों। ये समुद्र में सभी नदियां बह रही है। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो समझ में गए हैं दोस्तों कि नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां है ना, सुन में गाना सुन में, बहती नदियां से पूछो, इन बहारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम। ठीक है दोस्तों, नदियां हैं, नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन में तीसरा लेकर आए दोस्तों कि देखिए, नरक के द्वार कौन कौन से हैं। नरक जो दोस्तों है, जो नरक जाने का रास्ता है, स्वर्ग और नरक, तो नरक के द्वार कौन कौन से हैं, तो नरक के द्वार दोस्तों 3 है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है दोस्तों कि नरक के द्वार कितने हैं, तो नरक के द्वार 3 हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए दिया हुआ, काम, क्रोध, लोभ। काम कैसे दोस्तों, काम बहुत सारा ऐसा होता है कि जो अपने जो है धर्म के अनुसार काम नहीं करते हैं। काम जो है बहुत सारे गंदा थी, जो आपको आवश्यकता है तो भी काम कर देते हैं, पढ़ना है दूसरे काम कर देते हैं। तो नरक के द्वार कौन कौन से, तो नरक के द्वार 3 है, काम, क्रोध और लोभ, 3 है दोस्तों। अब क्रोध देखिए दोस्तों, क्रोध क्या होता है कि ज्यादा किसी से क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, और उससे क्रोध के कारण क्या हो जाता है, आपकी जो है एक तरह से जो भी काम है होने वाला पॉजिटिव, तो काम हो जाएगा निगेटिव। इसलिए क्रोध में जो है बड़ी कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। क्रोध है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए और उसको माइंड को थोड़ा क्या करना, कंट्रोल रखिए, जिससे क्या हो जाएगा, क्रोध जो है शांत हो जाए, उनका गुस्सा खत्म हो जाए।
कभी गुस्सा में इतना हो जाता है कि लगता है कभी किसी को मार दें या, या किसी को कुछ कर दें। तो क्रोध से होता है, तो क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो नरक के द्वार कौन कौन है दोस्तों? तो नरक के द्वार 3 है, काम, क्रोध और लोभ। लोभ क्या होता है दोस्तों? लोभ है होता है ऐसा कि कोई कहता है कि चलिए हम आपको कुछ पैसा देंगे, हमको ये काम कर दीजिए। काम जो है दोस्तों का मान लेते हैं कि वो दूसरा काम हो सकता है जो गैर कानूनी काम हो, जो इलीगल हो। अब काम करवाता है, अब काम कर देते हैं लोभ के चक्कर में, कहते हो 100 रुपये मिल रहा है कुछ काम कर देते हैं। तो नरक के द्वार 3 है दोस्तों, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ। ये संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नरक के द्वार कौन कौन से? तो नरक के द्वार 3 है, काम, क्रोध और लोभ। अगला है दोस्तों विद्वान। जो विद्वान होते हैं, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों विद्वान। आपका संस्कृत का क्लास 10 का एक किताब का क्वेश्चन है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं। तो विद्वान देखिए, विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर लेता है। जैसे मान लेते कोई विद्वान है, उसमें कोई जो कमी है तो अपना स्वीकार कर लेता है, और अपनी जो विद्वानता होता है दोस्तों, किसी दूसरे के सामने प्रशंसा नहीं करता, खुद को प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि स्वयं के साथ ईमानदारी, अखंडता की अनिवार्यता है। स्वयं के साथ ईमानदारी, अखंडता की अनिवार्यता है, स्वयं के साथ ईमानदारी नहीं करना चाहिए। तो विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मान लेते हैं। जैसे मान लो कोई अगला व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है, ठीक है आप बोलिए सरकार, हम सुन रहे हैं। इस तरह विद्वान लोग अपने शांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 2 मैथ ज्यादा बना रहा है, ठीक है बनाओ, हमको आराम से देखेगा। जब अधिक पढ़ रहते हैं, अधिक विद्वान रहते हैं, तो आराम से हम शांत रहते हैं, माइंड से हम शांत रहेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब आप बकते हैं तो आपको सुनेंगे आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं? तो विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मान लेते हैं। क्या आप जो बहुत अधिक ज्ञानी हैं, आप बोलिए सरकार, हम सुन रहे हैं। तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं विद्वान। मृत्यु और जो भी काम हो उसको अपने वश में कर लेते हैं, और क्योंकि मृत्यु को जो पार करने का अलग मार्ग नहीं है, और मृत्यु को पार करने का अलग रास्ता नहीं है। तो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है दोस्तों क्लास 10 का संस्कृत में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों तो आप आराम से लिख देंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों संस्कृत। सब लोग सभी जो समझ जाते हैं भारी कुछ भी नहीं दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, आया क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे आपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 5 नंबर, कि भारत महिमा जो पाठ है संस्कृत में, उसका उद्देश्य क्या चीज है, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से जो है इस पाठ को संस्कृत में दिया गया है। तो भारत में पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है दोस्तों। आधुनिक मतलब नया पद संकलित है किसमें दोस्तों? भारत महिमा में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है, किसमें? भारत महिमा में। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन किया गया। और जितने भी पद दिया दोस्तों भारत महिमा में, पौराणिक हो और आधुनिक हो, दोनों दिया हुआ, पुराण से होता है ना दोस्तों, वही पुराण वाला हो गया पौराणिक। तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है, और इन सभी पदों का उद्देश्य, जितने भी इसमें उद्देश्य है दोस्तों, इसमें संकलित उद्देश्य है, इन सभी का उद्देश्य है कि भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन किया गया, कि भारत में क्या विशेषता है, भारत के लोगों में क्या क्या गुण है, भारत में किस राज्य में राम जी का जन्म हुआ है, किस राज्य में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, ये सभी का दोस्तों लेसन दिया गया है। इस पद में बताया गया कि आधुनिक पद संकलित है, इन सभी पदों का उद्देश्य है भारत और भारतीयों की विशेषताओं के बारे में, क्या उसका प्रॉपर्टीज है,
भारत का गुण है, उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करना। तो इससे समझ सकते हैं भारत महिमा किसका अध्ययन किया गया। तो भारत महिमा पाठ में भारत के लोगों को और भारत देश के सभी राज्यों के बारे में वर्णन की गई है। और दोस्तों देखिए, इसमें भारत की सुंदरता बताई गई है कि भारत की सुंदरता में क्या क्या है, कहाँ के लोग अधिक क्या पसंद करते हैं। जैसे बिहार का है लिट्टी चोखा प्रसिद्ध, तो उससे सभी जो है राज्यों को भी बताई गई है। जैसे भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति। भारत में जितने भी लोग हैं सभी अपने देश के प्रति प्रेम स्नेह रखते हैं। जिसमें देखते हैं कि किसी भी देश में जाते हैं तो अपना भारत और इंडिया का लोग नाम हो रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत जो है दोस्तों विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। और विश्व के लोग भी जानते हैं कि नहीं, भारत में एक मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो क्या कर देते हैं, भारत के अपनी विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। तो भारत महिमा में बताई गई है कि इसे भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों के देशभक्ति की ओर जो ध्यान आकर्षित किया गया, अट्रैक्शन किया गया। बहुत सारे देशों ने हमारे देश से कुछ सीखते हैं, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो हमारे यहाँ का सिविलाइजेशन है, सांस्कृतिक है, परंपराएं है, जो कस्टम यहाँ के लोग हैं। अगला दोस्तों किचन है, ये लोग समझ गए, जिसे हम सब अपने आम भाषा में लिख सकते हैं। दोस्तों भारत महिमा भारत का अध्ययन किया गया है, भारत भारतीयों के बारे में बताई गई। यहाँ के लोग देशभक्ति की ओर आकर्षित रहते हैं, अपने मिट्टी देश के लिए मरण मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। कोई भी यहाँ का नागरिक हो सभी जो है अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगला दोस्तों है कि शैशव संस्कार का वर्णन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि शैशव संस्कार कितने हैं। कितने दोस्तों? 6 है। कितने हैं? 6। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो शैशव संस्कार का वर्णन क्या है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि वो शैशव संस्कार है। तो शैशव संस्कार में गर्भ रक्षा और गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती के प्रसन्नता के परियोजनाओं की कल्पना की जाती है। किसमें? शैशव संस्कार में। गर्भ रक्षा करना दोस्तों, जब बच्चे 9 महीने तक अपने गर्भ माता के गर्भ में रहते हैं, गर्भावस्था में रहते हैं और गर्भस्थ शिशु के संस्कार की स्थापना करते हैं और गर्भवती प्रसन्नता के रूप में परियोजना की कल्पना की जाती है। कौन सा संस्कार में? तो शैशव संस्कार में इसकी कल्पना की जाती है। शैशव संस्कार में इसकी कल्पना की जाती है तथा गर्भवती के प्रसन्नता और परियोजनाओं की कल्पना की जाती है। शैशव संस्कार में ही कर्मशः जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मणा, अन्नप्राशन, जुड़ा कर्म, कर्मवेद वर्णन की गई। दोस्तों अब सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जात कर्म संस्कार किस संस्कार से संकलित है या किस संस्कार में वर्णन किया गया है। तो शैशव संस्कार में वर्णन किया गया है। इस तरह दोस्तों ऑब्जेक्टिव बन सकती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भारत महिमा पाठ में किसका अध्ययन किया गया। लिखा रहेगा अमेरिका के, भूटान के, चीन के, भारतीयों के। तो भारतीयों टिक बना देना दोस्तों। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। अगर मान लीजिए जुड़ा कर्ण पूछेगा दोस्तों तो क्या कहेंगे हम लोग? शैशव संस्कार में। कर्मवेद पूछेगा दोस्तों तो शैशव संस्कार में। जात कर्म नामकरण पूछेगा दोस्तों कोई संस्कार संकलित है तो शैशव संस्कार से संकलित है। ये संस्कृत का दोस्तों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।